नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल तेज सिविल एजुटेक पे आपका स्वागत है। तत्पुरुष समास अपन पढ़ रहे थे। इससे पहले है अव्ययभाव समास पढ़ा। और तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो अपन है वो कितने प्रकार के पढ़े? 6 प्रकार के हैं तत्पुरुष समास पढ़े। कौन कौन से? पहला आपका कर्म, फिर आपका करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये अपने हैं कितने पढ़े हैं? 6 तरह के तत्पुरुष समास पढ़े हैं। उनके एग्जाम्पल्स एक मैं आपसे है वो करेक्ट करवाना चाहता हूं। एक अपने शब्द था, क्या था? भूख प्लस मरा ना, भूख प्लस मरा। लेकिन जब वो आपके क्या बन जाएगा, मरा शब्द इसके साथ में जुड़ जाएगा तो भूख मरा हो जाएगा। भू यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ऊ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये है, आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। पिछली जो आपकी क्लास थी उसके अंदर शायद ये शब्द आया था, तो इसको आप है वो क्लियर कर लेना थोड़ा सा। वो क्या है, मैंने ध्यान नहीं दिया और वो है वो भूख मरा मैंने बड़ा कर दिया था उसको। टाइपिंग में वो सही लिख रखा था लेकिन मैंने उसको कर दिया था, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब अपने क्या आता है, जिस प्रकार से एसआई का पेपर है उसमें हिंदी है, तो उसमें बाकी जो एग्जाम्स है उनसे अलग से प्रश्न कुछ आते हैं। कौन से समास में से? तत्पुरुष समास में से। कुछ और इसके प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। कि इनके अतिरिक्त तत्पुरुष के सहायक भेद भी प्रचलित है, जिनमें निम्न प्रमुख है। ठीक है ना? जिनमें प्रमुख है कौन कौन से है? एलुक तत्पुरुष। जिस समास में संस्कृत भाषा के शब्दों में पूर्व पद की विभक्ति का पूरी तरह लोप नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? एलुक, एलुक तत्पुरुष इसको है समास कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके संस्कृत भाषा के शब्द है, संस्कृत भाषा के शब्द है, इसका मतलब क्या है? ये तत्सम शब्द होंगे। क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। और इसमें क्या है? पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब है आपके पहले वाला जो पद है उसकी जो विभक्ति है उसका पूरी तरह से लोप नहीं होता है। ए लुक, ए लुप्त है वास्तव में ये, लेकिन इसको ए लुक बोला जाता है। ठीक है? ए लुक है, इस शब्द को बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो पूर्व पद है, पहला जो पद है उसमें क्या नहीं होता है? विभक्ति का पूरी तरह से लोप नहीं होता है। ठीक है? अब अपन देखते हैं कि शब्द क्या है? मनसिज। मन में सृजित होने वाला मनसिज क्या होगा? अगर ऐसा उदाहरण आ जाए, और जनरली प्रश्न कैसे आता है? निम्न में से किस शब्द में ए लुक तत्पुरुष है या नहीं? और इस प्रकार से अगर आ जाए तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको है इस एलुक तत्पुरुष को सही करना है। अब आप ये मत सोचिए कि कई बार क्या होगा कि एक ही शब्द में आपके करण तत्पुरुष भी हो सकता है और उसमें एलुक तत्पुरुष भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है? क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका है आजकल का, उसके अनुसार अपन है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? अब अपन देखते हैं कि जो नेक्स्ट है अपना वाचस्पति। क्या है? वाचस्पति शब्द है जिसमें वाचस प्लस पति है। आपके शब्द है जिसका है वाणी का पति। वाच का मतलब क्या है? बोलना। ये वॉच इंग्लिश वाला नहीं है, संस्कृत वाला वाच है। वाणी का पति, वाचस्पति। जो वाणी का पति है उसको वाचस्पति बोलते हैं। अंत्यवासी, अंत्य प्लस वासी हो गया, समीप में वास करने वाला, पास में जो वास करने वाला है उसको अंत्यवासी बोला जाता है। युधिष्ठिर, तो युधि प्लस स्थिर हो जाएगा इसका, और युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर को बोला जाता है। धनंजय, जब आपके धनम प्लस जय करेंगे तो धन कुबेर को जय करने वाला धनंजय। ठीक है? खेचर, आकाश में विचरण करने वाला। खे किसको बोला जाता है? आचार को, आपके आकाश को। और जो खे है, इस खेचर है, खेचर किसको बोला जाता है? आपके जो पशु, पशु हो सकते हैं क्या खेचर? नहीं, पक्षी जो होते हैं जो आकाश के अंदर विचरण करते हैं, जो उड़ सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? खेचर बोला जाता है। वनेचर, वन प्लस
चर, वनचर या वन प्लस चर, वने प्लस चर, जिसमें वन में विचरण करने वाला जो पशु है उसको वनेचर बोला जा सकता है। धुरंधर, धुरम प्लस धर, धुरी को धारण करने वाला, धुरंधर जो धुरी को क्या करता है, धारण करता है, उसको धुरंधर बोला जाएगा। इसमें धुरी धुरी नहीं होगा, दूरी होगा, और जब आपके धर आपके प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, धुरंधर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर है उक्त शब्दों में प्रथम पद अपनी अपनी विभक्तियों के साथ में है वो प्रयुक्त हुए हैं। नोट, एलुक तत्पुरुष के अन्य उदाहरण पूर्व पद विभक्ति रहित होते हैं, जैसे कि आपका दुकानदार, दुकान का क्या है, दार है, मालिक है। सूबेदार, सूबे का दार है, ठीक है। थानेदार जो आपके क्या है, थाने का दार है। बच्चेदानी, बच्चे की दानी। चूहेदानी, चूहे की दानी। चाय वाला, चाय देने वाला। दूध वाला, दूध देने वाला। किसी प्रकार का कंफ्यूजन इसमें है आपके कौन से जो द्वितीय आपके कौन सा पूर्व पद है वो क्या है, विभक्ति रहित है। ये इसकी कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन इसकी क्या है, विभक्ति है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, आपकी विभक्ति का क्या हो, विभक्ति का क्या हो, एलुक हो जाए या लुप्त हो, आपके लुप्त नहीं होगा, उसको क्या बोला जाएगा, एलुक तत्पुरुष समास बोला जाएगा। इसके प्रश्न है वो आए हैं। इनके अतिरिक्त है वो क्या है, तत्पुरुष समास के 5 और भेद है। वो कौन से है सर? वो है आपके उपपद तत्पुरुष, मध्य पद लोभी तत्पुरुष, और तत्पुरुष एक आपका कर्मधारी तत्पुरुष आएगा, एक द्विगु तत्पुरुष। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जो द्विगु और कर्मधारी है ये तत्पुरुष, कहीं पे तत्पुरुष के भी पार्ट है और कहीं क्या है आपके अलग से लिखे हुए हैं। अपन है दोनों को पढ़ेंगे। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है वो होगा तो आप पिछली क्लास में है जाकर के देख लीजिए क्यों है इस तरह का कंफ्यूज है। आपके उपपद तत्पुरुष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावना है। यहाँ से प्रश्न आपके पिछली बार भी आए हुए हैं। इस समास का उत्तर पद, उत्तर पद कौन सा होगा, पूर्व पद कौन सा होगा, यह आपका पूर्व पद होगा, और यह आपका क्या होगा, उत्तर पद होगा, और क्रिया से बना हुआ कृदंत होता है। इसका मतलब है कि यह जो शब्द होता है, उत्तर पद जो होता है वो किससे बना होता है, क्रिया से बना हुआ होता है, और क्रिया से कोई बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया से बना हुआ शब्द किसको कृदंत बोलते हैं। इसका मतलब आपका उत्तर पद है वो क्या होगा, उत्तर पद है आपके कृदंत होगा, और उसी के अनुसार उसका क्या बन जाएगा, उसका है अर्थ बन जाएगा। उसी के अनुसार है उसका क्या बन जाएगा, अर्थ बन जाएगा। जैसे एक शब्द है दिवाकर, दिवा में क्या है आपके पूर्व पद दिवा है, कर आपके क्या है उत्तर पद है, और ये कर शब्द क्या है, करने वाला, कृदंत है इसमें लगा हुआ है। तो दिवा कर, इसका जो मीनिंग है वो किससे बन रहा है, आपके कर से बन रहा है। दिवा मतलब दिन को करने वाला, दिन को करने वाला, और वो कौन होता है, आपके सूर्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है, सूर्य हो जाता है, दिन को करने वाला दिवाकर। ठीक है, यहां अब अपने को तीसरे अर्थ में रूड नहीं करना है। क्या नहीं करना है, तीसरे अर्थ में रूड नहीं करना है। तीसरे अर्थ में रूड होगा तो वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऐसा अपने को नहीं करना है। लेकिन अपने को पता रहना चाहिए कि अगर दिवाकर शब्द आ जाए तीसरे शब्द के अंदर या तीसरे अर्थ के अंदर, उसको रूड करना हो तो आपके बहुव्रीहि होगा, नहीं तो उपपद तत्पुरुष होगा। उपपद तत्पुरुष कब होगा, जब उसका उत्तर पद है वो कृदंत रहेगा, क्रिया से बना हुआ रहेगा। अब आप देख लीजिए कुंभकार, कुंभ को करने वाला। ठीक है, फिर है आपके विहंगम, विहंगम शब्द कहां से बना है, आपके व्योम में गमन करने वाला। व्योम का मतलब है आकाश, और उर्ग, उर से गमन करने वाला, उर्ग। ठीक है, कान को काटने वाला कनकटा, पाद या पैर से पीने वाला पादप, और आपके आकाश में गमन करने वाला खग। ठीक है, फिर आपके शंकर, शम प्लस शांति को करने वाला शंकर, पंख में जन्म लेने वाला पंकज, कमल को बोला जाता है, और पे को देने वाला पयोद, और पयोद किसका है, बादल का। क्या इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन है,
कि उपपद तत्पुरुष क्या होगा, ध्यान रखना है इसमें कृदंत प्रत्यय है वो लगेगा, पीछे कृदंत या क्रिया से बना हुआ शब्द लगेगा, उत्तर पद है वो इसका होगा, तब क्या हो जाएगा आपके उपपद तत्पुरुष। एलुक तत्पुरुष क्या होगा, जिसमें आपके क्या होगी, विभक्ति का लोप है वो नहीं होगा। वैसे ही आपके स्वर्णकार, चर्मकार, नभचर, जलचर जो जल में चलता हो, कृतज्ञ जो आपके क्या है कृत्य या आपके किए हुए उपकार को मानने वाला, जल में जन्म लेने वाला जलज हो जाएगा, राजनीति को जानने वाला राजनीतिज्ञ हो जाएगा, जल को देने वाला जलद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे आते ही बादल क्या होगा, बादल होगा, सुख को देने वाला सुखदाई या सुखदाय, शक्ति को देने वाला शक्तिदायक, और काट का फोड़ने वाला, काट को जो फोड़ने वाला होता है उसको कट फोड़वा बोला जाता है। इसमें बहुब्री भी हो सकता है, ये आपके लिखे हुए हैं, क्योंकि इसका तीसरे शब्द का या तीसरा अर्थ है इसका निकाला जा सकता है। अपने पास में क्या है, इसका ऑप्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आता है उपपद तत्पुरुष, एलुक तत्पुरुष, आपके आता है मध्य पद लोभी तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, मध्य पद लोभी तत्पुरुष में कि इसमें पूर्व और उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह सहित सारे पद क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। एक तो आपका पूर्व पद रहता है और एक आपका उत्तर पद रहता है, बाकी वाले शब्द के शब्द क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एक तो पहला और अंतिम पद दो ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है सर मध्य पद है वो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। मध्य पद का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन और चक्की बच गया, वन में रहने वाला मानुष, वन मानुष क्या होगा, वन मानुष। अब आपके दिक्कत कहां आएगी, मान लीजिए आएगा निम्न में से कौन से शब्द में मध्य पद लोपी तत्पुरुष है, क्या है, मध्य पद लोपी। अगर मान लीजिए यह यहां वाला आ गया, क्या आया, यहां वाले आ गए, तब परेशानी है। ऐसे आएंगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि किसमें है वो मध्य पद लोपी है, तो यहाँ पे मध्य पद लोपी होगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहां आएगा तो आपको फिर पहले क्या करना पड़ेगा, समास का विग्रह करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि क्या होगा, मध्य पद लोपी आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना भी है कि इसका जो समास विग्रह है वो कैसे हो रहा है। बहुत ही अच्छे शब्द है ये, यहां से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है। क्या है, वन में रहने वाला मानुष, वन मानुष, तुला में बराबर दिया जाने वाला दान। देख लीजिए आप, तुला में बराबर दिया जाने वाला दान, तुला दान। अब तुला द्वारा दिया जाने वाला दान क्या हो सकता है, तुला द्वारा दिया जाने वाला दान। अब मान लीजिए तुला दान क्या होता है कि दो, आपने ताकड़ी देखी होगी, आपके जो मेजरमेंट का जो तरीका था उसमें क्या होता है कि दो पलड़े होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे दो पलड़े होते हैं, और उसके ऊपर है वो जैसे कि ऐसा होता है, क्या होता है सर, इस प्रकार से एक हैंडल होता है, इस प्रकार से इसके तीन क्या होती है सर, तीन है वो डोरी होती है, और फिर इसी प्रकार से अपन यहां कर देते हैं, और ऐसे इसकी डोरी होती है। अब मान लीजिए तुलादान है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने क्या रखा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने 50 केजी रखा है, क्या रखा है, 50 केजी का वेट रखा है, तो 50 केजी आपको अनाज यहाँ पे रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं तुला दान। अब आपके तुला द्वारा दिया गया दान हो सकता है, तो क्या इसके द्वारा दान दिया गया है, नहीं दिया गया है, तुला में बराबर दिया जाने वाला दान क्या है, इस तुला के या इस तुला के बराबर जो दान दिया जा रहा है वो क्या है, तुला दान है, क्या है, तुला दान है। इस प्रकार से आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो होनी चाहिए। अगर नहीं होगा कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो आप क्या कर सकते हैं, आप समस्या में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपन
बैलगाड़ी। अब ध्यान रखना है, बैलगाड़ी, बैल पर चलने वाली गाड़ी या बैल द्वारा चलने वाली गाड़ी या बैल से चलने वाली गाड़ी। तो क्या हो गया, बैलगाड़ी बैलों से चलने वाली गाड़ी भी हो सकती है, बैल से भी चलने वाली गाड़ी हो सकती है, बैल द्वारा चलने वाली गाड़ी भी हो सकता है। ठीक है, फिर है गोबर गणेश। गोबर से बना गणेश, गोबर गणेश क्या होगा, गोबर से बना हुआ गणेश तो गोबर गणेश होगा ना। बहुत बढ़िया, रसगुल्ला। अब रस से बना हुआ गुल्ला, नहीं सर, रस से वो नहीं बनता है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रस में डूबा हुआ गुल्ला होता है। क्या होता है, रस में उसको क्या करते हैं, रसगुल्ला जब बनता है तो उसको गुल्ला होता है, उस गुल्ले को क्या करते हैं, उसको रस में डुबो देते हैं, वो जो चाशनी होती है उसके अंदर डुबो देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, रसगुल्ला बन जाता है। और वैसे ही क्या होता है, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा क्या होगा, क्योंकि दही बड़े को मिलाओगे तो क्या दही और बड़ा को अलग अलग रख सकते हैं, नहीं। वैसे ही आपके एक शब्द आएगा, वो क्या आएगा, रसमलाई। क्या आएगा, रस में मिलावट या रस में डूबी हुई मलाई। क्या होगा, क्योंकि आपने देखा होगा रसमलाई में रस होता है, रस के अंदर है वो मलाई होती है, तो रस में डूबी हुई मलाई क्या आएगा, रस में डूबी हुई मलाई। क्या इसमें किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आ जाता है कन्यादान। क्या आ जाता है, शब्द आता है कन्यादान। अब इसका क्या होगा, इसका होगा कन्या के पिता द्वारा श्रेष्ठ वर को घर बुलाकर विधि पूर्वक दिया जाने वाला कन्या का दान। अब ध्यान रखना है, कन्या का दान क्या हो जाए, कन्या का दान, क्या वहां पे वास्तव में है वो कन्या का दान किया जाता है, नहीं। कन्या के पिता क्या करता है, श्रेष्ठ वर को घर बुला करके विधि पूर्वक दिया जाने वाला कन्यादान होता है। विधि पूर्वक जो दिया जाता है उसको कन्या दान है वो कहा जाता है। कन्या में कन्या को दान नहीं किया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, कन्या का दान, कन्यादान। अब वहां पे क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष नहीं, मध्य पद लोपी क्या है, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। फिर है आपके तुलादान, वैसे ही आपका तुला से बराबर दिया हुआ दान, जलकुंभी। अब क्या जलकुंभी है, वो जल में डूबी हुई कुंभी होगी या आपका जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, वाला या वाली कुंभी होगी, ठीक है ना। क्योंकि जलकुंभी है वो कहां उत्पन्न होती है, आपके जल के अंदर उत्पन्न होने वाली है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। एक मैं आपको बताता हूं, अभी एक शब्द चल रहा है चील गाड़ी, गाने में भी चल रहा है ना, चील गाड़ी क्या है, चील गाड़ी। इसका आपको समास बताना है, क्या करना है, चील गाड़ी का समास है वो आपको बताना है। मधुमक्खी, मधु को एकत्र करने वाली मक्खी, कितना शानदार शब्द है। अगर ये है शब्द अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मधु को एकत्र करने वाली या मधु को इकट्ठा करने वाली या मधु को जमा करने वाली जो मक्खी होती है उसको क्या कहा जाता है, मधुमक्खी कहा जाता है। घृतान, बहुत शानदार शब्द है, इसको अपन देखेंगे कि एक आपके इसमें क्या है, घृत प्लस अन्न, क्या है, घृत प्लस अन्न है, संधि कौन सी होगी, ए और ए मिलकर के आ, घृतान है, इसका बन जाएगा दीर्घ संधि है, इस शब्द में क्या है, दीर्घ संधि है। अब आपके दो चीज इसमें है हो सकती है, एक तो हो सकता है आपके घृत से मिश्रित अन्न हो सकता है, क्योंकि घी के अंदर है अन्न मिला देते हैं उसको घृतान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घी के अंदर जब आप क्या करते थे, मिला देते हैं। एक इसका और होता है, घृत, घृत या घी से पका हुआ अन्न क्या होता है, घृत
से पक्का हुआ अन्न, फिर से पक्का हुआ अन्न, यह भी इसका क्या होता है, संधि सॉरी समास विग्रह होता है। क्योंकि अपन क्या करते हैं, कुछ अन्न होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने जो दाल बाटी चूरमा है, कौन सा है, बाटी जो चूरमा है, बाटी चूरमे में क्या करते हैं, अपन उसको घी के साथ में मिलाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पश्चिम राजस्थान के अंदर है वो लड्डू बनाते हैं, कब, आपके सर्दियों में। तो वो क्या करते हैं कि वो जो घी होता है, उस घी होता है, घी को गर्म करते हैं, उसके अंदर है वो अन्न डाल देते हैं। आपके कुछ भी है वो डाल सकते हैं, आपके उसमें शिंगड़ा है वो डाल सकते हैं, उसमें आपके गेहूं है वो डाल सकते हैं, उसके अंदर है आपके, जैसे आपकी लापसी बनती है, स्पेशली इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लापसी, जो घी के अंदर क्या है पकती है, उसको भी क्या बोलेंगे, गिरतान बोलेंगे। मिला हुआ और पका हुआ दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना है, गिरतान। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूज है वो क्लियर, कंफ्यूजन कहीं अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा। यह आपके पर्णशाला का है वो क्या है, पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, अब पर्णशाला, पर्ण का मतलब क्या होता है, पत्ते, क्या होता है, पत्ते जो होते हैं जंगलों में, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्ण बोलते हैं। पर्ण कौन सा, पर्ण नहीं है, ये पर्ण है, पर्णों से निर्मित शाला, पर्णशाला। आपने देखा होगा, रामायण भी पढ़ते होंगे तो जो लव कुश की स्टोरी है, वहां पे आप देखेंगे कि जो लव कुश है वो झोंपड़ी के अंदर रह रहे हैं, जो पूरी तरीके से पत्तों से बनी हुई झोंपड़ी होती है, उसको पर्णशाला कहते हैं। इसको पर्णकुटी भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, अगर पर्णकुटी शब्द लिखा आए तो भी आपको क्या करना है, पर्णकुटी, तो पर्णों से बनी हुई कुट्टी, पर्णकुटी। ठीक है, क्या किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर है गुरु भाई। अब मान लीजिए गुरु का भाई है क्या यहाँ पे, या गुरु के लिए भाई है, नहीं, गुरु से या गुरु के संबंध से भाई, बहुत शानदार शब्द है कि गुरु के संबंध बनने से भाई बन गया। मान लीजिए आपके क्या है, एक गुरुजी है, क्या है, एक ये आपके गुरुजी है मूछे वाले, ये है वो मेरे गुरुजी है। तो अगर एक दूसरा शिष्य है, वो क्या बन जाएगा, गुरु भाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुरु भाई बन जाएगा। और ये क्या है, गुरु से जब आपने क्या किया है, संबंध स्टैब्लिश किया है, तब आपका क्या बना है, भाई। गुरु के जब आपके संबंध बन गया, तब आपका क्या है, से भाई बन गया। क्या बन गया, भाई बन गया। क्या इसको आप भूलेंगे, भूल के दिखा देना। अगर आपने क्लास पढ़ी है, आपने है वो चाहे 2 की स्पीड से पढ़ें, लेकिन साथ साथ में आप क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, आप है वो प्रियतम या प्रियतमा से साथ में चैट कर रहे हैं कि सर ने बता दिया गुरु भाई, गुरु भाई के अंदर कौन सा है, मध्य पद लोपी समास हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया, गुरु का भाई, गुरु भाई। ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपके जो गुरु है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। सिलेक्शन होने के बाद में क्या है, गुरु और बन जाते हैं, और नहीं सिलेक्शन होने वालों के भी गुरु और बन जाते हैं। ये ध्यान रखना है, वो गुरु भाई नहीं रहता है। ठीक है, उसके बहुत बड़े बड़े रीजन हैं। कई बार हो ऐसा होता है कि उसकी नौकरी लगने के बाद में है सर वो, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एक ही है वो क्लास में जाते थे, लेकिन आजकल है वो फोन भी नहीं उठा पा रहा। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन है कि आप फोन इसलिए नहीं उठा पा रहा है वो सामने वाला कि वो बिजी होगा। ठीक है, उसके जो वर्क प्रोफाइल है या उसका जो वर्क रूटीन है वो इस तरह से है कि वो मैच नहीं कर रहा है। मान लीजिए आपने वो फोन किया और वो वीसी कॉन्फ्रेंस में हो या कहीं आधिकारिक मीटिंग में हो, ये भी हो सकता है। दूसरी बात है कि जब उसको टाइम मिला उसने वापस कॉल कर दिया, तो वो क्या होता है कि आपसे उसी तरह से बात कर रहा है जिस तरह से पहले करता था। इसमें आपको किसी तरह का बुरा नहीं मानना है, लेकिन आपने फोन किया, क्या किया,
आपने फोन किया और उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, आपने दोबारा फोन किया फिर भी उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, आपने तीसरी बार फोन किया, क्योंकि आपने पहले है वो 10 बजे किया, दूसरे दिन आपने 12 बजे किया, तीसरे दिन आपने शाम को किया, और तीसरे दिन वो फोन उठाता है और आपसे क्या बोलता है, हेलो, हाँ जी बोलिए। ठीक है, वो आपसे क्या नहीं करना चाहता है, आपसे बात नहीं करना चाहता है, और बात नहीं करना चाहता है इसका मतलब क्या है, वो गुरु भाई नहीं रहा। अगर वो ऐसे बोल दे कि भाई मैं है वो 2 दिन घर चला गया था, नेटवर्क का इश्यू था, या कोई मैं ट्रेनिंग में चला गया था, मैं वहां चला गया था और बहुत है वो गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं तेरा फोन नहीं उठा पाया, या उसको जब भी टाइम मिले तो उसने आपको मैसेज कर दिया हो कि अगर अर्जेंट बात है तो मैं वो बात करूं, या अर्जेंट बात है तो मुझे है मैसेज पे बता दे, बाकी मैं फ्री होते तेरे को कॉल करता हूं, इस तरह के अगर मैसेज आ जाए तो ये मान के चलिए कि वो वही है, कहीं गया नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है, लगभग है वो 70% लोग क्या होते हैं, गुरु भाई बदल लेते हैं। क्या होता है, गुरु भाई है वो बदल देते हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड्स है वो बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो पहले के फ्रेंड थे वो क्या हो गए, पहले के फ्रेंड है वो क्या हो गए, नकारा हो गए। क्या हो गए, नकारा हो गए। ठीक है, ये बुरे मानने की बात नहीं है, यह एक ह्यूमन नेचर है। क्या है, ह्यूमन नेचर है, अपने को बुरा नहीं मानना है। उनके बराबर वापस है आप जब चले जाएंगे तो अपने आप उनका कॉल है वो आ जाएगा, किसी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक और वो समास आता है, तत्पुरुष समास का ही पार्ट है वो, और वो क्या है, न तत्पुरुष। क्या है, न तत्पुरुष, ये कौन सा तत्पुरुष है सर, पहली बार पढ़ रहे हैं, यह आपके पेपर में आए हुए प्रश्न है, ध्यान रखना है। ठीक है, निषेध या अभाव के अर्थ में पूर्व पद न के स्थान पर है वो ए या अन हो जाता है। क्या हो जाता है, न या न की जगह क्या हो जाता है, ए या अन हो जाता है। जैसे आपके है अनाचार, शब्द क्या है, अनाचार है, तो न आचार हो जाएगा। तो क्या है, ये आपके जब आप समास विग्रह करेंगे तो न है उसमें लगाना है, और न आचार, जब अनाचार का मतलब क्या है, अच्छा आचार नहीं। ठीक है, तो न आचार से आपके तत्पुरुष समास है वो बन जाएगा। ए और एन उपसर्ग आना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है जैसे एक शब्द मैं बोलता हूं बेशक, क्या बोलता हूं, बेशक, और क्या हो जाएगा, बिना शक के, बिना शक के, या बिना शक। अब ये सर बिना है, अभाव है, यहाँ पे भी निषेध है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे मैं न कर दूं, नहीं करना आपको, वहां न आपको है वो नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि न के अंदर आपको ध्यान रखना है ए और अन आएगा, और उसमें न शब्द आएगा। अब न शक तो कभी हो नहीं सकता, या ए शक या अन शक तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि बेशक मैंने जो शब्द लिखा था इस शब्द के अंदर है वो कौन सा समास है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में है लिखेंगे। अगर नहीं लिखा तो क्या होगा, नहीं लिखा तो क्या होगा, आरपीसी अपने आप करेगी, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, एक एग्जांपल है कि एक सिचुएशन है कि आप जैसे भी वो जंगलों में जा रहे हैं या सफारी कर रहे हैं, और सामने से क्या आ गया, टाइगर आ गया, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न है पूछा गया, तो इसमें क्या बताया गया कि सर टाइगर आ गया तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, जो करेगा वो टाइगर करेगा। तो आपको तो जब आप नहीं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आरपीएससी अपने आप कर देगी। वो क्या है, आपके शेर की तरह है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट है आपके क्लियर रखना है, क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कंसेप्ट में जब आप बांध देंगे तो आप क्या बन जाएंगे, लाजवाब बन जाएंगे। आपको यह भी कमेंट में लिखना है कि लाजवाब के अंदर है आपके कौन सा समास है। अगर यह भी लिखना है कि अगर समास उसमें नहीं है तो जो लाजवाब शब्द है उसके ऊपर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कि यहाँ पे संधि हो सकता है, समास हो सकता है, बाकी वाले मैं नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है उसमें पूछ सकते हैं लाजवाब शब्द के ऊपर। यह आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो क्या होगा,
क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आरपीएससी अपने आप करेगी। ठीक है, अनाश्रित अन प्लस आश्रित क्या हो जाएगा? नए आश्रित, अपूर्ण नए पूर्ण, न योग्य अयोग्य, अनश्वर न नश्वरों ने, वाला ऐसा भी हो सकता है ना, वाला वगैरह ये भी आ सकता है। अमिट न मिटने वाला, न मरने वाला अमर, आसक्ति से रहित, न अनासक्त। अब यहाँ पे न भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रहित शब्द आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके अन और ए है। ठीक है, नापाक नहीं है पाक, जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को क्या कर दिया जाएगा? नेस्तानबूद कर दिया जाएगा। शब्द सुना है ना, नापाक क्या आ गया? ना आ गया, नालायक भी आ गया। अब सर आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे न आएगा या आपके ए और एन आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ना भी आ रहा है, तो ध्यान रखना है ना भी होगा, क्योंकि वहां पे भी निषेध है। लेकिन बेशक में क्या है? बिना शक के, तो वहां पे अव्ययभाव समास है, ध्यान रखना है ना। फिर आपके अनागत न आगत, न संभव असंभव, न हित अहित, न व्यय होने वाला अव्यय, अधीर न धीर रखने वाला, नहीं है जो सभ्य असभ्य या जो सभ्य नहीं है, अनासक्त है आपके असन या भोजन से संबंधित। ये है आपके शब्द, ऐसा नहीं होगा, ये होगा अनशन। क्या होगा? ये शब्द होगा आपका अनशन। अशन का मतलब क्या होता है? अन प्लस एसन। इसका देखिए, अनशन ऐसा शब्द अगर लिखा आ जाए, क्या आ जाए? अनशन में शब्द भी क्या होगा आपका? या ये होगा अनशन। अनशन में कौन सा शब्द होगा? या ये होगा अनशन। ये आप देख के बताएंगे कि कौन सा शब्द है वो सही होगा। तो अन प्लस असन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन, अन आधा हो जाएगा, अन इसमें उपसर्ग है, अन प्लस असन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो शब्द है अनशन, इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आपके ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अन असन का मतलब क्या है? भोजन। और अन असन का मतलब क्या है? भोजन से रहित। ये आपको देखना है, अनशन यह शब्द होगा या यह शब्द होगा। नहीं है ग्वारा नागवार, नहीं है गवारा जो। अब ध्यान रखना है, गवारा का मतलब क्या है यहाँ पे, या गवार का मतलब क्या है? मूर्ख है नहीं है। गवार का मतलब है कि मंजूर। भाई साहब, आपका प्रपोजल या महोदया या श्रीमती जी या सुश्री जी, आपका जो प्रपोजल है वो क्या है? आपके प्रपोजल है वो नागवार है, नामंजूर है। क्या है? नामंजूर है, नागवार नहीं है, गवारा जो। ऐसे शब्द आएंगे आपके, ठीक है ना। कंफ्यूजन एकदम बिल्कुल क्या हो जाएगा? नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा। लेकिन अपन है वो नहीं करेंगे, हम है वो आपके लिए ही क्या है? आपके लिए ही खड़े हैं। ठीक है, अब आपके, मैं उम्मीद करता हूं कि जो नए तत्पुरुष है, आपके तत्पुरुष समास है, उसके अंदर है वो अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसको अगर आप बोलें तो एक बार है इस क्लास के अंदर मैं आपको क्या कर देता हूं, रिकैप जरूर कर देता हूं कि कौन कौन से तत्पुरुष है, कैसे कैसे आपको याद रखना है। पहला आपको तत्पुरुष ध्यान रखना है कि तत्पुरुष है, तत्पुरुष के अंदर है कर्मधारय और द्विगु को भी माना जाता है, लेकिन अभी अपन है उसको अलग अलग है पढ़ेंगे, कर्मधारय और द्विगु को। इसके साथ साथ में आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि जो तत्पुरुष समास है उसके कुछ और भेद है, जो विभक्ति के भेद होते हैं। विभक्ति के भेद कितने होते हैं आपके? संस्कृत के अंदर 8 होते हैं, हिंदी के अंदर है वो 7 होते हैं। लेकिन जो कर्ता आपके विभक्ति है, उस कर्ता कारक से संबंधित कोई तत्पुरुष समास नहीं होता है। कर्म से है वो स्टार्ट होते हैं, तो कर्ण से, कर्ता ने सॉरी कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की और अधिकरण में पर है वो आपके 6 ये आपके तत्पुरुष समास होते हैं। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा था? एक होता है आपका एलुप तत्पुरुष समास, जिसके अंदर आपके जो
पूर्व पद होता है उसकी जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। फिर आपने पढ़ा उपपद है वो तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है कि आपके जो उत्तर पद होता है उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। और फिर आपका कौन सा पढ़ा आपने, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, जिसमें जो मध्य पद के उत्तर और पूर्व के मध्य जो आपकी विभक्ति होती है, पूरा जो वाक्य होता है वो लोप हो जाता है। उत्तर पद और मध्य पद है आपके, उत्तर पद और आपके लास्ट अंतिम पद है वो आपके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। फिर आपका आता है न तत्पुरुष, जिसमें है आपके ए या अन उपसर्ग से न का है वो समास विग्रह होता है। कई बार है वो हो सकता है वो नापाक और नागवार जैसे शब्द भी उसमें आ जाए, जिसमें अभाव या आपके निषेध की क्या हो भावना हो, तब उसको क्या बोला जाता है, न तत्पुरुष बोला जाता है। क्या यहाँ पे किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके सामने है? नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे क्या करते हैं, पूरी करते हैं। और अगले क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, कर्मधारय, कौन सा, कर्मधारय समास पढ़ेंगे। उसको कर्मधारय तत्पुरुष भी बोलते हैं, लेकिन अपने उसको कर्मधारय समास के नाम से इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे। आपका कर्तव्य क्या है और आपका जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहेगी, मैं इसको है आपके अव्ययभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, नेक्स्ट क्लास में है कर्मधारय समास पढ़ेंगे, फिर आपके द्विगु समास, द्वंद्व समास और आपके बहुव्रीहि समास, सभी की है वो मैं प्रयास कर रहा हूं। तत्पुरुष की 2 क्लासें हो जाएगी, क्योंकि तत्पुरुष बहुत बड़ा समास है और वहां से प्रश्न भी आते हैं, तत्पुरुष समास से प्रश्न भी आते हैं, अच्छे खासे प्रश्न। और आपके क्या है, और इसके साथ साथ में आपके तत्पुरुष समास के जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े ट्रिकी भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि तत्पुरुष समास इतना बड़ा समास है जिसमें तत्पुरुष के अंदर एक तत्पुरुष का एग्जाम्पल है वो दूसरे तत्पुरुष का भी हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान से क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। अब कुछ एनालिसिस अपन कर लेते हैं कि आपको करना क्या है, कि सर पढ़ाई है वो हम कर तो रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में है, क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा है। आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा आप मत कीजिए। क्योंकि अपना जो टारगेट है वो कहाँ रहना चाहिए, अपना टारगेट है वो रहना चाहिए आपका सिलेक्शन। और सिलेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप है वो किस कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से, कि कहां से है आप, मान लीजिए जनरल कैटेगरी से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये ज्ञान की बात नहीं है, ये एक आपके फ्रेंड होने के नाते है, वो अब मैं आपको बता रहा हूं। आपको किसी भी इल्यूजन में नहीं जीना है, भ्रम में नहीं जीना है, सपनों में नहीं जीना है। मैं खुद भी हमेशा बोलता हूं कि इस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने नहीं रहेगी, क्या नहीं रहेगी, इस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी बड़े पद है वो आपके सामने कभी नहीं आएंगे, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। लेकिन जब आप सीटों का बाइफरकेशन करते हैं, क्या करते हैं, सीटों का जब बाइफरकेशन करते हैं, तो मान लीजिए 1000 पोस्ट है, 1015 पोस्ट है। अगर अपन किसकी बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, सभी तरह के रिजर्वेशन की है वो अपन बात करें, ठीक है। अब आप देखना कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो जाएगी। ध्यान रखना है आपको कि एक आपके 1015 पोस्ट है, इसमें से आपके लगभग है 40%, इसका मतलब है 400 सीटें किसकी हो जाएगी, जनरल की हो जाएगी। 100 सीट है आपके ईडब्ल्यूएस की। हो सकता है इसमें मैं आपको रफ आइडिया बता रहा हूं, आपकी पोस्ट का वर्गीकरण भी आ चुका है और उसको भी आप है वो देख लेना किसकी कितनी पोस्ट आई है। फिर आपके ओबीसी की मान लीजिए इसमें हो जाएगी लगभग है अप्रोक्सीमेटली 280 के आसपास आपकी सीटें हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपके दूसरी कैटेगरी जैसे आपके एससी और एसटी है उसकी भी हो जाएगी, कितनी रहेगी आपके, ये आपके हो गई 400 400 800 और आपके अप्रोक्सीमेटली 200 सीट है आपकी दूसरी जो कैटेगरी है एससी एसटी और आपकी एमबीसी। कौन सी है, एमबीसी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ही आपके क्या है, 1/3 आपके सभी पोस्ट क्या है, 1/3 है वो वुमन है, क्या है 1/3 है वो आपके वुमन है सभी में, ठीक है। और 12% का रिजर्वेशन सभी के अंदर है वो किसका है, एक्समैन का है, किसका है, एक्समैन का है। दिव्यांग का रिजर्वेशन इसमें नहीं है। यह आपके लिए एक अच्छी बात है, किन के लिए अच्छी बात है, आप लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि
उनका शेयर इसमें नहीं है, अदरवाइज 4% वो भी चले जाते हैं। अब आप मान लीजिए कि 1/3 है वो किसके लिए चली गई, आपके महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए जनरल की सीट है वो चली गई। कितनी आएगी सर? 1/3 है वो इसके लिए अगर चली जाएगी तो आपके 300 प्लस 133। अब इसमें से आपके 12%, क्योंकि अपने ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी के 12% एक्समैन भाई साहब तो होंगे ही होंगे। तो 12% आपके कहाँ चली जाएगी, इन किन से आपके 400 में से 12% सीटें किसको चली जाएगी? 12% कितना हो गया, 12 चौका 48 लगभग है वो, 48 पोस्ट ये और 133 ये, टोटल मिला करके 170, कम से कम 170 सीट यहाँ चली गई। इसका मतलब टोटल सीट कितनी बच गई आपके पास में? आपके पास में बच गई 230। जनरल की रैंक अगर मान लीजिए कितनी आती है, 230। कितनी आती है? 230 अगर पुरुष की आती है, जनरल की पुरुष की, तो उसका सिलेक्शन होगा। 250 के बाद में जनरल पुरुष का सिलेक्शन थोड़ा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। हाँ, हालांकि आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो हो सकता है। अब यहां से आप देख लीजिए, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस है 1/3 वो चले गए, 12% है अपने वो एक्समैन को चले गए, और फिर मान लीजिए इसमें है आपके 400 तक है वो रैंक में, आपको मान लीजिए आपके ईडब्ल्यूएस मिलेगा। और फिर आपके दूसरी वाली कैटेगरी ओबीसी है, वो आपके ईडब्ल्यूएस है आपके 500 तक जा सकता है, 500 रैंक तक है वो जा सकती है, जो पुरुष है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे हो सकता है आपके 550 तक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं ये, है ना। ऐसे मत बोलना कि सर आपने बताया था ये इतना हो गया, तो इसमें है वो आपके 550 तक है मान लो ओबीसी के। और उसमें भी अगर 1/3 करेंगे ओबीसी के तो आपके 450 ही रह जाएगी, 450 रैंक है वो रह जाएगी। अब मान लीजिए एक ओबीसी का स्टूडेंट है, क्या है, एक ओबीसी का स्टूडेंट है, एक ओबीसी का स्टूडेंट है, और उसने क्या मान लिया कि 1000 पोस्ट है, अपना सिलेक्शन हो जाएगा। चाय की थड़ियों पे बैठेंगे, आराम से गप्पे लगाएंगे, बहुत पोस्ट है, सर ने भी बोला है, अखबार में भी आया है, टीवी में भी चल रहा है। और जब आपने एग्जाम दिया या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर सब कुछ बोल रहे हैं कि क्या है, बहुत बड़ी पोस्ट है। हालांकि कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा पोस्टें हैं, लेकिन क्या आपके इस तरह से कहीं गप्पे लगाने में, कहीं घूमने में अगर टाइम निकल गया, तो आपकी जो 450 पोस्ट है, स्पेशली किसकी मैं बात कर रहा हूं, अब मान लीजिए आप देख लीजिए कि जो 500 पोस्ट है, कितनी है, 500 पोस्ट है आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। लड़कों के लिए सिर्फ 500 पोस्ट ही है, इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी पोस्टें हैं कंपेरेटिवली, लेकिन आप क्या मान रहे हैं कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है 6-7 महीने का, क्या 500 आदमी सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे? 500 नहीं, कम से कम है 2000 लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। वो लगातार 7 महीने हैं वो पढ़ेंगे, अच्छी से तैयारी करेंगे। और आप लोग स्पष्ट रूप से सुन लें, आप लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन की जो संभावनाएं हैं वो क्या हो रही है, धीरे 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 कम होती जा रही है। धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ये लेक्चर नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये सुझाव नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट है कि आप अभी से लग जाइए। आपके मान लीजिए फिजिकल कॉल हो भी गया, आपने है वो ठीक ठाक नंबर ले लिए, फिजिकल कॉल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल कॉल आपका हो गया तो फिजिकल बुला लेंगे। आप है वो 4 महीने और थानेदार बन के घूमेंगे कि मेरा ऐसा सिलेक्शन है, हो गया, इतने नंबर आ रहे हैं और मेरा हो जाएगा। मान लीजिए आप फिजिकल भी आपका क्लियर हो गया, आपका इंटरव्यू कॉल हो गया, तो आप 5 महीने और है वो थानेदार बन के घूम लेंगे कि मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया, आरपीसी में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, फोटो खिंचाएंगे, इंस्टा पे चढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर है बढ़ेंगे कि मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा बहन या मेरी बेटी है वो क्या बनेगी, थानेदार बनेगी। क्या बनेगी? थानेदार बनेगी। लेकिन जब ऐसा रिजल्ट आता है, क्योंकि पोस्ट है वो अपने आप में बढ़ जाएगी, आपने सीरियसली तैयारी नहीं की है,
चाय की थड़ियों पे बैठ के गप्पे लगाई है, फोन पे बात करते रहते थे, रील्स है वो चलाते रहते थे, या आप है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे ज्यादा वो का क्या कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, क्योंकि आपने है वो क्या नहीं की, आपने है वो यहाँ पे आज है वो आपने तैयारी नहीं की। ठीक है, और मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है सही ढंग की, तो यह जो समय है, यह समय आपके लिए बहुत क्रुशियल है। अगर आपने अभी समय की कदर नहीं की तो समय क्या करेगा, आपकी कदर नहीं करेगा। आप अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन क्या आप समय को बदल सकते हैं? नहीं। समय आपको बदल सकता है, आप समय को नहीं बदल सकते। समय चलता रहेगा, आपने कदर नहीं की तो समय क्या कर देगा, आपको पीछे छोड़ देगा। ठीक है, और आपका पीछे छोड़ने का मतलब है कि इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर आपका 1 नंबर से, 2 नंबर से, 10 नंबर से, 5 नंबर से अगर सिलेक्शन रह जाता है, तो इसका मतलब है कि वो आपका 1-2 नंबर नहीं रहा है। आपने जितनी मेहनत की थी उस मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी कब आए, वो कितनी उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे, या उसमें कितना है वो चांस रहे सिलेक्शन होने के, अपनी सामाजिक परिस्थिति, अपनी आर्थिक परिस्थिति है वो किस प्रकार से बने, सभी के सभी है वो मैटर करते हैं, सभी के सभी फैक्टर्स है वो मैटर करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ईमानदारी से कम आप खुद से ईमानदार रहिए, अपने पेरेंट्स से है वो ईमानदार रहिए, बाकी सब लोगों से है वो हो सकता है आप एक समय के लिए कुछ है वो पॉज दे दें, समय के लिए रिश्तों को रोक दें। और जब आप समय के साथ में रिश्तों को रोकेंगे और समय के साथ में चलेंगे, तो क्या है, समय भी आपकी कदर करेगा, रिश्ते भी आपकी कदर करेंगे, और आपको भी क्या है अपनी कदर होगी। नहीं तो वही लोग जो आपको बोलते थे कि सिलेक्शन होगा आपका, आपके साथ में गप्पे लगाते थे, मैंने आपको इस क्लास के पहले भी बोला था कि फोन नहीं उठा रहा है, वही परिस्थिति है किसी के साथ में भी हो सकती है। इसलिए आपसे किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाहरी जो आपके क्या होता है अभिप्रेरण है उसकी जरूरत नहीं है। आप आंतरिक अभिप्रेरणा को जागृत कीजिए। इन सारे जो फैक्टर्स है उसको ध्यान में रखते हुए आज से सीरियसली मैं तो बोल रहा हूँ, महीने 2 महीने पहले ही आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी थी, लेकिन अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आज से है आप प्रण जरूर ले लें और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें, कंटिन्यू रखें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कंपटीशन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, पिछली जो वैकेंसी है वो लोग भी वापस फॉर्म भर रहे हैं, तो हालांकि क्या परिस्थिति रहती है वो आगे की सिचुएशन बताएगी, लेकिन वो आपके कंपटीशन में रहेंगे जब तक इस वैकेंसी का कुछ क्या नहीं हो, क्लियरिफिकेशन नहीं हो। और वो सब लोग हैं अच्छी सी तैयारी थी उनकी, अच्छे से वो है वो वेल डिजर्व्ड कैंडिडेट है उसमें बहुत सारे लोग, वो उनका सिलेक्शन भी आपको क्या करेगा, आपको कंपटीशन देगा। इसलिए उम्मीद रखता हूं कि आप क्या करेंगे, अभी से वो तैयारी स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ में आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। धन्यवाद।